Okay, so hello everyone, welcome to the 11th lecture of RC. In today class we are going to discuss regarding the curtailment of reinforcement. हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे curtailment of reinforcement के बारे में. curtailment मीन्स क्या होता है? काटना, है ना? मतलब reinforcement को हमें क्या करना है? काटना है. एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर हम एक बीम की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यदि देखें, सपोज कीजिए कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे लोडिंग कुछ इस तरह से आपने किया है, तो इसके बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, है ना? बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कुछ इस तरह से होगा, पैराबोलिक होगा. तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सेंटर पे क्या आ रहा है? सबसे ज़्यादा लोड आ रहा है. सेंटर पे लोड क्या आ रहा है? सबसे ज़्यादा आ रहा है. सेंटर पे सबसे ज़्यादा लोड आ रहा है ना? और एंड पे क्या आ रहा है? कम आ रहा है ना? लेकिन जब आप डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करने के दौरान आप थ्रू आउट द रेनफोर्समेंट क्या होता है? सेम प्रोवाइड करते हैं, है ना? मतलब रेनफोर्समेंट का लेंथ थ्रू आउट द क्या कर देते हैं? सेम ही प्रोवाइड कर देते हैं. थ्रू आउट द लेंथ क्या करते हैं आप? सेम प्रोवाइड कर देते हैं, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे रेनफोर्समेंट ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कम है वहाँ पे रेनफोर्समेंट की वैल्यू कम होना चाहिए, है ना? वहाँ पे रेनफोर्समेंट की कम होना चाहिए वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या कम मोमेंट रजिस्ट कराना है, वहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कम रजिस्ट कराना है. इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ रेनफोर्समेंट को हम कट कर सकते हैं. कुछ रेनफोर्समेंट को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसके बाद यदि देखा जाए तो मोमेंट का वैल्यू क्या है? कम है. इसके बाद भी क्या है? मोमेंट का वैल्यू कम है ना? लेकिन हमने क्या किया है? सपोज कीजिए कि कोई बीम है, उसमें आपने 4 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट है जो प्रोवाइड किया है, तो थ्रू आउट द लेंथ आपने चार रेनफोर्समेंट है जो प्रोवाइड कर दिया है ना? देखिए होना क्या चाहिए? एक्चुअल में होना तो यूं चाहिए कि जैसे जैसे हम एंड की तरफ जा रहे हैं उस तरह से रेनफोर्समेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? ऐसा कर सकते हैं कि मिडिल में है जो कुछ रेनफोर्समेंट को क्या कर सकते हैं? इस पार्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं. कुछ मतलब इसके बाद क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं. अब कितना डिस्टेंस पे कट करेंगे ये अलग स्टोरी है, इसको हम अभी है जो डिस्कस करेंगे. ओवरऑल कहने का मतलब है कि एलॉन्ग द लेंथ यदि बीम का देखा जाए तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है? धीरे धीरे रेड्यूस हो रहा है. धीरे धीरे क्या हो रहा है? रेड्यूस हो रहा है. तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट का वैल्यू भी क्या करेंगे? कम कम कर देंगे, है ना? नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट की वैल्यू भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या हो रहा है? रेड्यूस हो रहा है. तो ऐसा है, सपोज कीजिए कि टोटल 4 रेनफोर्समेंट है, तो 4 रेनफोर्समेंट से कुछ रेनफोर्समेंट क्या करें? सपोज कीजिए 2 रेनफोर्समेंट क्या करेंगे? कट कर देंगे. कुछ 2 रेनफोर्समेंट को क्या करेंगे? कट कर देंगे, है ना? इसको डिटेल में अभी देखते हैं. सो इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ, है ना? कट करने से क्या होगा? कट करने से क्या होगा कि थोड़ा इकोनॉमिकली है जो हमें बेनिफिट हो जाएगा. बीम का डिजाइन करने में थोड़ा इकोनॉमिकली क्या हो जाएगा? क्योंकि रेनफोर्समेंट क्या हो जाएगा? यदि कम जाएगा तो ओवरऑल इकोनॉमिक क्या हो जाएगा? कम जाएगा, है ना? ओवरऑल मतलब खर्च भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा नहीं. तो अब देखते हैं. सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है? एक फिक्स बीम है. ये आपका क्या है? एक फिक्स बीम है, ठीक है? एक क्या है? एक टाइप का फिक्स बीम है. फिक्स बीम है तो यहाँ पे ये क्या है? कॉलम है. ये आपका क्या है? कॉलम है. काफ़ी केयरफुली सुनना है. आज इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं. इस पे हम लोग आपका जो सेमेस्टर में या फिर कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछता है वो भी हम लोग करने वाले हैं इस पे. ये क्या है? कॉलम है. कॉलम है. और एक क्या है? बीम है. ये क्या है? बीम है ना? एक क्या है? सपोज करेंगे कि एक फिक्स बीम है, ठीक है? जब फिक्स बीम है तो आपको पता है कि इसमें बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन होगा कुछ इस टाइप से होगा, है ना? सपोज कीजिए ये आपका सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम है. ये आपका सेंटर लाइन है. ये क्या है? सेंटर लाइन है. ये बीम को ड्रा कर दिए. इसी बीम का यदि लाइन डायग्राम बना रहे हैं,
इसी बीम का यदि लाइन डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अगर इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं, इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं, सपोज कीजिए कि इस पे लोडिंग क्या है, यूडीएल लोड है, कुछ लग रहा है W किलोन्यूटन पर मीटर। अगर इसका हम लोडिंग डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा बताइए। फिक्स बीम का कुछ याद है, सेंटर पे मैक्सिमम होता है ना। कहने का मतलब है कि ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा वेरिएशन इसका। कुछ इस तरह से होगा, है ना। ये आपका पॉजिटिव मोमेंट होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव मोमेंट होता है, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव मोमेंट हो जाएगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव मोमेंट होगा। अगर इसको पॉजिटिव मोमेंट बोलते हैं तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रेनफोर्समेंट भी होगा जो दो टाइप का होगा। रेनफोर्समेंट भी होगा जो कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। एक को बोलेंगे पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट और एक को बोलेंगे नेगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट, है ना। तो इस रीजन में जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इस रीजन में यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट। इसको बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का है इसको बोलते हैं निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट। निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट इधर भी क्या है, ये आपका निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट, निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट। उसी तरह से मिडिल में क्या है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। मिडिल में क्या है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। तो ये जो रेड वाला रेनफोर्समेंट है इसी को बोल रहा हूँ पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट। दो टाइप का रेनफोर्समेंट होता है, एक को बोलते हैं निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट एंड दूसरे को बोलते हैं पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि जहां पे बेंडिंग मोमेंट है वहीं पे हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके बाद तो आपका निगेटिव मोमेंट स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, निगेटिव मोमेंट स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद भी आपका निगेटिव मोमेंट स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसके राइट साइड क्या होगा, इसके राइट साइड आपका क्या होगा, निगेटिव रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, और इसके लेफ्ट साइड क्या होगा, निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। तो ये आपने यहाँ पे जो ग्रीन वाला है ये क्या है, निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, है ना, निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, ठीक है। और ये जो बॉटम में है ये क्या है, पॉजिटिव मोमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकुलर सेक्शन के बाद आपका कोई पॉजिटिव मोमेंट नहीं है, इस पार्टिकुलर सेक्शन के बाद कोई पॉजिटिव मोमेंट नहीं है, तो आप पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट को क्या करेंगे, कट कर देंगे। पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट को क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो इसके बाद कट कर दिया, है ना। उसी तरह से इधर भी समझ सकते हैं, इसके बाद क्या है, कोई पॉजिटिव मोमेंट नहीं है, तो इसके बाद क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये लेंथ कितना होगा, सपोर्ट से कितना दूरी पे कट करेंगे। तो सपोर्ट से ये है जो आप L/8 डिस्टेंस पे कट करते हैं, कितना डिस्टेंस पे, L/8 डिस्टेंस। ये भी कितना होगा, L/8 डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो इस पार्टिकुलर सेक्शन के बाद ध्यान से सुनना है, कोई निगेटिव मोमेंट नहीं है, क्योंकि निगेटिव मोमेंट वाला तो रीजन ये रहा, है ना। इसके बाद कोई निगेटिव मोमेंट नहीं है, इसके बाद भी कोई निगेटिव मोमेंट नहीं है, इसके बाद भी इधर कोई निगेटिव मोमेंट नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके इधर अब इस निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट को आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, यहीं पे इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। अभी कितना डिस्टेंस पे कट करते हैं, एक करते हैं L/3 डिस्टेंस पे। ये जो डिस्टेंस होगा L/3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे क्या है, आपका निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट है, यहाँ पे आपका क्या है, निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट है। ये आपका निगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया, है ना, ये भी निगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया। तो इस पोर्शन में जो भी रेनफोर्समेंट आएगा उसको क्या बोल दिया, निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट बोल दिए, है ना। इसके बाद कोई रेनफोर्समेंट नहीं, मतलब निगेटिव मोमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कट कर दिए इसको। इसके बाद क्या कर दिए, कट कर दिए, यहाँ से भी क्या कर दिए, कट कर दिए, है ना। उसी तरह से इसके बाद
इसके बाद पॉजिटिव मोमेंट नहीं है, चूंकि पॉजिटिव मोमेंट वाला रीजन ए रहा, पॉजिटिव मोमेंट वाला रीजन क्या रहा, ए रहा। ओके, सो ये आपका क्या हो गया, क्लियर स्पान। यहाँ पे क्या है, क्लियर स्पान है। क्लियर स्पान जिसका लेंथ क्या है, एल है, इसका लेंथ क्या है, एल है ना। तो आपका जो निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट होगा उसको कट कर देंगे कितना डिस्टेंस पे, L/3 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, है ना। यहाँ से भी L/3 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। और जो पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट होगा उसको कितना दूरी पे कट करेंगे, L/8 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। ये ओवरऑल कंक्लूजन है आपका, है ना। क्योंकि जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होता है उसी तरह से हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट का प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। तो सबसे पहली बात कि इसका दो केस होता है। डेवलपमेंट लेंथ का चेक हम दो केस में करते हैं। जो पहला केस है आपका वो है इफ सपोर्ट इज अंडर एक्शन ऑफ टेंसाइल एक्शन, इफ सपोर्ट इज अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल रिएक्शन और सपोर्ट रिएक्शन डज नॉट कन्फाइन द एंड्स ऑफ रेनफोर्समेंट, सपोर्ट रिएक्शन डज नॉट कन्फाइन द एंड्स ऑफ रेनफोर्समेंट। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है, इसका एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपका एक बीम है, इसको समझना है चूंकि इसी पे न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं आज, है ना। एक बीम है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि सपोर्ट है, यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ठीक है। ये रोलर सपोर्ट है, कौन सा है, रोलर सपोर्ट मान लेते हैं, रोलर सपोर्ट मान लेते हैं। सो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट का प्रोविजन होगा कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरह से आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है ना। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो रिएक्शन होगा, सपोर्ट जो होगा अंडर द एक्शन ऑफ टेंशन होगा, अंडर द एक्शन ऑफ टेंशन होगा, अगर कुछ ऐसा केस है, अगर कुछ ऐसा केस है। दूसरी बात, एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक बीम आपका ये है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ये स्लैब है, ये क्या है, स्लैब है, स्लैब है ना। ये आपका क्या है, बीम है, बीम है ना। तो इस स्लैब के कारण मतलब ये क्या होगा, टेंशन में रहेगा, ये सपोर्ट क्या रहेगा, टेंशन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रेनफोर्समेंट का प्रोविजन कैसे करेंगे, यहाँ पर रेनफोर्समेंट है, सपोज कीजिए कुछ ऐसा दिया, कुछ इस तरह से दिया है ना, कुछ इस तरह से दिया हुआ। सो यदि ऐसा केस है, मतलब आपको एक केस याद रखना है, इफ सपोर्ट इज अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल रिएक्शन और सपोर्ट रिएक्शन डज नॉट कन्फाइन द एंड्स ऑफ रेनफोर्समेंट, जो एंड्स ऑफ द रेनफोर्समेंट है उसको यदि कन्फाइंड नहीं करता है, उसको कन्फाइंड नहीं करता है, तो इस केस में जो आपका एल डी होगा, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, मतलब एल डी जो होगा, एल डी होगा वो लेस देन इक्वल टू, काफ़ी केयरफुली होकर सुना, लेस देन इक्वल टू m1 अपॉन वी यू प्लस एल नॉट होगा, प्लस एल नॉट होगा, प्लस एल नॉट होगा। मतलब इस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेवलपमेंट लेंथ के केस में हमारा डिजाइन क्या होगा, सेफ होगा। डेवलपमेंट लेंथ के केस में हमारा डिजाइन क्या होगा, सेफ होगा, है ना। अब m1 क्या है, m1 क्या है, 1 बाई 1 करके लिखते हैं। m1 क्या है, जो m1 है आपका, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ऑफ द सेक्शन moment of resistance of the section by assuming
all the reinforcement by assuming all the reinforcement at the section मतलब जहाँ पे मोमेंट निकालेंगे at the section to be stressed इक्वल टू डिजाइन स्ट्रेस। और डिजाइन स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है? डिजाइन स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ डी, डिजाइन स्ट्रेस। और इसका वैल्यू कितना होता है बताइए? 0.87 इंटू एफ बाई, 0.87 इंटू एफ बाई। मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेक्शन पे निकाल रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना भी रेनफोर्समेंट है सब है जो क्या है, इक्वली स्ट्रेस हुआ है। कितना स्ट्रेस का वैल्यू है? 0.87 इंटू एफ बाई, है ना। रेनफोर्समेंट में स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है? 0.87 इंटू एफ बाई। चलिए नेक्स्ट टर्म इज व्यू। नाउ व्यू क्या है बताइए? आपका व्यू जो है वो है फैक्टर शियर फोर्स एट द सेक्शन। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। एट द सेक्शन, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एट द सेक्शन ड्यू टू डिजाइन लोड, सेकेंड थिंग एल नॉट क्या है? एल नॉट है आपका सम ऑफ एंकरेज beyond the center of support, and the equivalent anchorage value ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। एंकरेज वैल्यू, इक्विवेलेंट एंकरेज वैल्यू है ना। इफ एनी हुक और बेंड इज प्रोवाइडेड, इफ, इसका मतलब क्या अभी पता चलेगा? एनी हुक और बेंड इज प्रोवाइडेड, एनी हुक और बेंड इज प्रोवाइडेड, है ना। और जो इस एल नोट का वैल्यू होगा, वो क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ 12.5 और इफेक्टिव डेप्थ डी, इसके बराबर होगा। ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसके क्या होगा? ये बराबर होगा, है ना। सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस बोलता है व्हेन द एंड्स ऑफ द रेनफोर्समेंट आर कन्फाइंड बाय कंप्रेसिव रिएक्शन, है ना। कंप्रेसिव रिएक्शन, यहाँ पर तो क्या था? सपोर्ट टेंशन में था, लेकिन अभी सपोर्ट क्या होगा? कंप्रेशन में होगा, है ना। कंप्रेशन में होगा। वो कैसे देखते हैं? सपोज कीजिए कि आपका एक बीम है ना। और यहाँ पे क्या है? ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट है जो क्या लगा रहा है? कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है। अपवर्ड की ओर क्या लगा रहा है? कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है। और ये जो रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया कुछ इस तरह से कुछ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, है ना, बीम में। सेकंड थिंग कि स्लैब भी हो सकता है। ये आपका बीम हो गया, मतलब डेवलपमेंट लेंथ बीम में बोले या स्लैब में बोले, दोनों का निकालने का तरीका क्या है? सेम है।
है ना, सेम है। सपोज कीजिए कि ये आपका एक स्लैब है, ये क्या हो गया, स्लैब हो गया, और यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट है जो नीचे से क्या लगा रहा है, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहा है, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहा है ना। ये क्या हो गया, आपका स्लैब हो गया। रेनफोर्समेंट आपने कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये क्या है, स्लैब है। सो इस केस में बोलता है कि जो आपका m1/v का वैल्यू है, जो m1/vu का जो वैल्यू है, m1/vu का जो वैल्यू है वो 30% से इंक्रीज कर जाएगा। कितना से इंक्रीज कर जाएगा, 30% से इंक्रीज कर जाएगा, है ना। कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार जो LD होगा, इस केस में जो LD होगा वो लेस देन इक्वल टू 1.3 टाइम्स m1/vu प्लस L0 के बराबर होगा, प्लस L0 के बराबर होगा, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होता है डेवलपमेंट लेंथ को चेक करने का। मतलब अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किए हैं बीम में वो क्या है, सही है। अदरवाइज क्या है, रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज रिवाइज करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके लिए क्या क्या करते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट, कम टू द क्वेश्चन पार्ट, है ना। हर साल सेम टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन में भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद है जो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात कि आप केयरफुली है जो इसको पढ़िए। कहता है एन RCC बीम 250 mm इंटू 500 mm ओवरऑल डेप्थ है। क्या है, ओवरऑल डेप्थ है, कुछ नहीं बोला तो क्या है, ओवरऑल डेप्थ है। हैज ए क्लियर स्पान ऑफ 5.5 मीटर, बीम हैज 220 mm डायाबार। कितना, 220 mm डायाबार, है ना। मतलब 2 बार है, कितना mm का, 20 mm का। गोइंग इनटू द सपोर्ट, इसको किस कहाँ पे जा रहा है, सपोर्ट में जा रहा है, ठीक है। फैक्टर शियर फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, व्यू का वैल्यू दिया हुआ है। चेक फॉर द डेवलपमेंट लेंथ इफ Fe415 M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज यूज। SBD 2019 में पूछा 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब इसको देखिए, सही से करते हैं, 5 to 10 मिनट लगेगा, प्रॉपर वे में इसको हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो दिया हुआ डेटा उसको लिख लीजिए। सो गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपका 250, है ना। कैपिटल डी दिया हुआ है 500, ठीक है। एल का वैल्यू दिया हुआ है 5.5 मीटर, है ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। आपका क्लियर स्पान दिया हुआ एल 5.5 मीटर, है ना। उसके बाद आपको AST दिया हुआ है, AST दिया हुआ है 220 mm। FY का वैल्यू दिया हुआ है 415 एंड FCK का वैल्यू दिया हुआ है M20, ठीक है। सबसे पहले आप बीम को बनाइए। वन मिनट, यही आपका बीम है। इसमें है जो 2 रेनफोर्समेंट है, 2 रेनफोर्समेंट है। इसका विड्थ दिया हुआ है यहाँ पे 250, है ना। और ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है आपका 500, डी दिया हुआ है कितना, 500। अब देखिए, अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि क्लियर कवर आपका 20 mm है। क्लियर कवर कितना है, 20 mm है, ठीक है। तो क्लियर कवर, यदि क्लियर कवर तो ये वाला होता है, यहाँ से सरफेस से 20 mm है, तो डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू। इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, डी माइनस क्लियर कवर 20 mm मान लेते हैं, है ना, माइनस 5/2, क्योंकि CG से डिस्टेंस लेते हैं, डी का वैल्यू
डी क्या होता है, सी जी और एनफोर्समेंट से डिस्टेंस होता है ना। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 500 -20 बाई 2। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 470 mm। 470 mm, बहुत अच्छा। स्मॉल डी का वैल्यू आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए एस टी पहले निकाल लीजिए। सबसे पहले ए एस टी निकाल लीजिए। अगर ए एस टी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5/4 इंटू 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 5/4 इंटू 20 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 628 mm स्क्वायर। ठीक है। नाउ अब चूंकि अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। तो चेक करेंगे तो क्या होगा, एल डी शुड बी लेस देन इक्वल टू m1 बटा वी यू प्लस एल नॉट, है ना। मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किससे डिनोट किए यहाँ पे, m1 से। ठीक है। एट द सेक्शन एट दिस सेक्शन। ठीक है। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे आपको सिंगली डबली में पढ़े थे, है ना। सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट फाइंड न्यूट्रल एक्सिस। आपको पहले न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना पड़ेगा। और न्यूट्रल एक्सिस तो कहाँ से आता था, न्यूट्रल एक्सिस आता था सी इक्वल टू टी करने पे। बेसिक तो सेम ही है ना। तो सी कितना हो जाएगा, 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू इक्वल टू टी कितना होता है, 0.87 इंटू एफ बाई इंटू एस टी। ऐसे ही करेंगे ना। तो यहाँ से एक्स यू निकल जाएगा। एक्स यू आ जाएगा क्या बताइए, 0.87 इंटू एफ बाई 415 है इंटू ए एस टी 628 है डिवाइडेड बटा 0.36 इंटू एफ सी के 20 है इंटू बी 250 है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स यू आ रहा है आपका 125.96 mm। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट एक्स यू मैक्स, क्योंकि हमको पहले चेक करना है कि बीम है जो सिंगली बीम है या डबली बीम है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अंडर इनफोर्स सेक्शन ही आएगा, है ना। मतलब अंडर इनफोर्स सेक्शन या ओवर इनफोर्स सेक्शन है। ठीक है। सो एक्स यू मैक्स आल्सो एक्स यू लिमिटिंग या एक्स यू मैक्स कितना होता है, एफ 415 के लिए 0.48 डी। किसके लिए, फॉर एफ 415। तो कैलकुलेट कीजिए 0.48 इंटू डी कितना 470। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है आपका 225.6 225.6 mm। बुक में आपका प्रॉपर तरीका से नहीं बनाता है ना। इसीलिए आपको प्रॉपर तरीका में मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। 225.6 mm। ठीक है। हियर तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, हियर एक्स यू है जो लेस देन क्या है, एक्स यू लिमिटिंग। एक्स यू क्या हो गया, लेस देन एक्स यू लिमिटिंग हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपका बीम है क्या है, अंडर इनफोर्स है। इसका मतलब बीम है जो क्या है, अंडर इनफोर्स है। गिवन बीम क्या हुआ, अंडर इनफोर्स हो गया, अंडर इनफोर्स बीम हो गया। ठीक है। तब तो बहुत अच्छी बात है। और जब अंडर इनफोर्स बीम होता है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताइए। नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से निकालते थे। कहाँ से निकालते थे, टेंशन साइड से निकालते थे, है ना। सो नाउ MOR इक्वल टू M1 इक्वल टू क्या होता था, T इंटू लीवर आर। टी कितना होता था, 0.87
87 इंटू एफ बाई इंटू एस टी इंटू लिबर आर्म कितना होता था याद है, डी माइनस 0.7 याद आ जाएगा इंटू एक्स यू सबका वैल्यू पुट कर दीजिए 0.87 इंटू एफ बाई 415 इंटू 628 इंटू डी 470 है ना, माइनस 0.42 इंटू एक्स यू कितना आया था बताइए 125.96। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है आपका 94.57 किलो न्यूटन मीटर है ना, किलो न्यूटन मीटर मतलब 10⁶ न्यूटन एम है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए, अब हम चेक लगाते हैं और यही क्या हो गया आपका m1 के बराबर हो गया, यही आपका m1 के बराबर हो गया है ना। सो नाउ सेकंड, अब क्या करेंगे चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या करेंगे, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। चेक फॉर बहुत सिंपल है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। फ्री का नंबर होता है डेवलपमेंट लेंथ है ना। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, अगर कुछ नहीं बोला है तो हम फर्स्ट केस लेके चलेंगे, अगर कुछ नहीं बोला है तो हम फर्स्ट केस लेके चलेंगे है ना। तो क्या होता है एल डी लेस देन इक्वल टू m1 बटा वी यू। अब वी यू तो दिया हुआ है, वी यू आपको कितना दिया हुआ था, वी यू दिया हुआ था 140 किलो न्यूटन, मैं लिखा नहीं हूँ लिख देता हूँ, वी यू कितना है 140 किलो न्यूटन है ना। नाउ ठीक है, प्लस एल नॉट है ना। बट देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले एल डी निकालना पड़ेगा, फिर आपको एल नॉट निकालना पड़ेगा। तो इसका कहानी मैं इधर लिख देता हूँ है ना। यहाँ पे देख लीजिए एल डी क्या हो जाएगा बताइए, एल डी तो होता है 0.87 डिस्कस किए थे, एफ बाई इंटू 5 डिवाइडेड बटा 4 टाउ बी डी इज इक्वल टू 0.87 इंटू एफ बाई 415 इंटू डायमीटर कितना है 20 डिवाइडेड बटा 4 इंटू टाउ बी डी फॉर M20 कितना होता है 1.2 होता है, टाउ बी डी फॉर M20 कितना हो जाएगा 1.2 होता है ना। किसके लिए फॉर M20 तो 1.2 हो जाएगा बस। अब यहीं पे आप गलती करेंगे, लेकिन यह स्टील क्या है Fe415 है, मतलब डिफॉर्म बार है। और डिफॉर्म बार के लिए मैं बोला था कि टाउ बी डी का वैल्यू 60% से इंक्रीज करते हैं, 60% से इंक्रीज करते हैं। तो 1.6 से और गुना करेंगे, समझ में आया, 1.6 से और गुना करेंगे। पिछला लेक्चर जाके देखिए, पिछला टू पिछला है ना, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर देखिए। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है 940.2 940.2 mm, बहुत अच्छा। एल डी निकल गया। नाउ व्हाट अबाउट एल नॉट है ना। देखिए हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम बेंड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेंड प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या तरीका है एल नॉट निकालने का, सबसे पहले मान लीजिए कि आपने कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो एल नॉट 0 हो जाएगा। सेकंड केस हम मान लीजिए कि बेंड प्रोवाइड किया मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अगर उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा कंडीशन, तो थर्ड केस में आप क्या मान लीजिए हुक प्रोवाइड किए, तब आपको सेटिस्फाइड होना ही है ना, अदरवाइज रिवाइज करना पड़ेगा सेक्शन को। सो लेट अस प्रोवाइड नाउ फॉर एल नॉट, है ना, let us provide 90 degree bend, let us provide 90 डिग्री बेंड। जब आप 90 डिग्री बेंड प्रोवाइड करते हैं, 90 डिग्री जब बेंड प्रोवाइड करते हैं तो कुछ याद है एल डी का वैल्यू क्या, एल नॉट का वैल्यू क्या होता था है ना,
बेंड एट द सेंटर ऑफ सपोर्ट, पूरा लिख लीजिए। एट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, सेंटर ऑफ सपोर्ट पे, एट द सेंटर ऑफ सपोर्ट, सेंटर ऑफ सपोर्ट, है ना। इसीलिए एंकरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, इसीलिए एल नॉट है क्या, एंकरेज वैल्यू है। एंकरेज वैल्यू फॉर 90 डिग्री बेंड कितना होता था बताइए, कुछ याद है? 8.5 होता था, बोले थे एवरी 45 डिग्री के लिए 4.5 होता है, तो 90 डिग्री कितना होगा, 8.5 होगा। तो कितना हो जाएगा, 80 इंटू 5 का वैल्यू कितना है, 8.5 होता था ना, यस 20 है, 5 का वैल्यू कितना है 20 है, तो कितना हो जाएगा 160 mm। नाउ अब पुट कीजिए सब वैल्यू, अब सारा वैल्यू पुट कीजिए। एल डी आया 940, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए M1 बटा V। M1 कितना आया 94.57 इंटू 10⁶ डिवाइड बटा व्यू कितना है 140 किलो न्यूटन है, 10 के पावर 3 से गुना कर दीजिए तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एल नॉट कितना है 160। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो इधर सोल्व करने के बाद आ रहा है 835.5, 835.5, इधर कितना है 940.20, जो कि कंट्राडिक्ट कर गया। क्या है, कंट्राडिक्शन हो गया ना। ए बोल रहा है कि 940.2 लेस देन इक्वल टू 835.5, ये तो क्या हो गया, ये कंट्राडिक्ट हो गया। ये क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सो हेयर क्या लिखेंगे, हियर कोडल प्रोविजन here codal provision are not satisfied, तो क्या करें बताइए, नॉट सेटिस्फाइड। हेंस हमें क्या करना पड़ेगा, एंकरेज वैल्यू का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, एंकरेज वैल्यू का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बेंड ना प्रोवाइड करके हुक प्रोवाइड करेंगे। हेंस देयर इज नीड टू इंक्रीज, हेंस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखिए, देयर इज नीड टू इंक्रीज एंकरेज वैल्यू, दैट इज व्हाट, एंकरेज वैल्यू किसको बोले थे, एल नॉट को बोले थे, एल नॉट का वैल्यू को बोले थे, है ना। सो नाउ लेट अस प्रोवाइड, अब क्या प्रोवाइड करना है, नाउ लेट अस प्रोवाइड, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा एकदम, है ना। लेट अस प्रोवाइड हुक एट द एंड, इस बार क्या प्रोवाइड करें, हुक प्रोवाइड करें, हुक एट द एंड, इस बार हुक प्रोवाइड करें जब एंड ऑफ द बार, और जब हुक प्रोवाइड करेंगे तो एंकरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, इसीलिए न्यू एंकरेज वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, न्यू एंकरेज वैल्यू आपका हो जाएगा एल नॉट इक्वल टू कितना, हुक के लिए कितना होता था बताइए, हुक के लिए होता था 16.5, एवरी 45 डिग्री के लिए 4.5, तो 180 डिग्री के लिए कितना 65, तो कितना हो जाएगा बताइए 16 to 20, तो कितना हो गया 320 mm। नाउ फिर से चेक कीजिए, है ना। सो फिर से चेक कीजिए, जब आप चेक करेंगे तो क्या होगा, एल डी आपका क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू M1 बटा VU प्लस एल नॉट, तो एल डी तो कितना आया था 940.2 आया था, लेस देन इक्वल टू M1 कितना आया था 94.57 आया था, इंटू 10⁶ डिवाइडेड बटा ये 140 था, इंटू 10 के पावर 3 हो गया, प्लस एल नॉट कितना आया 320, इस केस में कितना 320, लेस देन इक्वल टू, इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है आपका 995.5,
995.50, इधर कितना है 940.2। अब इसको ध्यान से देखिए, 940.2 क्या है, 995 से छोटा है ना, 995 से छोटा है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। हेंस बीम इज सेफ है ना इन डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने में क्या हो गया, सेफ हो गया, इसीलिए क्या लिख देंगे, ओके लिख देंगे, है कि नहीं। बहुत सिंपल था कि नहीं, है ना। सो 10 to 15 मिनट आपको लगेगा, यहाँ पे क्या हो गया, सेफ हो गया, बस यही हमें प्रोवाइड करना था, तो ओके लिख देंगे बस, दैट्स ऑल, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एल बीम और टी बीम। नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट करेंगे एल बीम और टी बीम, वहाँ भी आपको क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी बताने के बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।